हेलो एवरीबॉडी, हमारे क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर पर हमने और भी वीडियो बनाए। इसके पहले के चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में भी सारे टॉपिक हमने कवर करते हुए वीडियो बनाए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी हमारे चैनल का नाम लिखकर साथ में टॉपिक लिखिए और सर्च कीजिए, वो वीडियो आप तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परावैद्युत क्या होता है एवं उसका ध्रुवण, मतलब परावैद्युत और उससे संबंधित पूरा चीज। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत से संबंधित कुछ और टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक। तो वास्तव में परावैद्युत क्या होता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है ना। परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है जो विद्युत प्रवाह नहीं करता है पर विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करता है ना। क्लियर हो गया होगा। परावैद्युत विद्युत रोधी है तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है पर विद्युत का प्रभाव या विद्युत का गुण क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये वास्तव में विद्युत रोधी होता है। इसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देता है ना। परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। और उसके साथ साथ और क्या बात कि जैसे यदि हम किसी चालक की बात करें, ये मान लो एक चालक है, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है ना। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। परंतु यदि हम परावैद्युत पदार्थ की बात करें, जैसे ये एक परावैद्युत है, इसे भी हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य नहीं होती है। ये अंतर है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र आ जाता है, जबकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो या स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होती है। तो बहुत सारी बातें आप लोग को पता चल गई। परावैद्युत के उदाहरण यदि हम लें कि जैसे कागज, मोम, प्लास्टिक, अभ्रक और भी अनेक पदार्थ होते हैं जो परावैद्युत होते हैं, साथ ही साथ वो विद्युत रोधी भी होता है। अब यहां पर हम इसके प्रकार की बात करें, है ना। परावैद्युत के दो प्रकार हम देखेंगे, है ना। परावैद्युत क्या है पता तो चल गया। अब इसके प्रकार, तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो ध्रुवी परावैद्युत, दूसरा अध्रुवी परावैद्युत। ठीक है ना। यदि हम किसी, है ना, पहले ध्रुवी परावैद्युत की बात करें तो ध्रुवी परावैद्युत के जो अणु होते हैं, अणु में क्या होता है, धनावेश का केंद्र होता है। पहले इसको समझ लें। और ऋण आवेश का केंद्र होता है। किसी अणु की बात करें तो अणु के अंदर धनावेश का केंद्र होता है और ऋण आवेश का केंद्र होता है। धन आवेश का केंद्र किसके कारण, प्रोटॉन के कारण हुआ। ऋण आवेश का केंद्र किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो जैसे यदि हम किसी अणु की बात करें, मान लो इस प्रकार ऐसा लेकर चल रहे हैं, तो जो ध्रुवी परावैद्युत होता है उसके धनावेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। संपाती नहीं होना मतलब एक ही बिंदु पर न होना, मतलब अलग अलग होगा। क्लियर है ना। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, ध्रुवी परावैद्युत
वे परावैद्युत होता है जिसके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, बल्कि कुछ अल्प दूरी पर परंतु सीमित दूरी पर होता है। मतलब एक द्विध्रुव के जैसा होता है, इसलिए इसके अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है ना। इसको यदि हम चित्र के माध्यम से बनाए तो इस प्रकार ऐसा बना सकते हैं। ये मान लो ध्रुवीय परावैद्युत है, ये इसके है ना, ये धन ऋण ऋण धन ऐसा है ना। इस प्रकार इसके अणु यहां पर ऐसे है ना, ये सब अणु है। तो किसी एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा कुछ ना कुछ, परंतु इस पूरे परावैद्युत की बात करें कि पूरे परावैद्युत का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा, है ना। कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि सबकी दिशा अलग अलग है। द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि होती है, आप लोग जानते हैं, और सबकी दिशा अलग अलग होगी। इसका ऋण से धन की ओर इधर होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। तो टोटल जब करेंगे सबका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिटेल किसके बारे में? ध्रुवीय अणु के बारे में। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यहाँ पर। जो H2O का अणु होता है, जल का अणु, या HCl का अणु होता है, ये ध्रुवीय होते हैं। मतलब इनके अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र है वो संपाती नहीं होता है, अलग अलग बिंदुओं पर होता है। ठीक है, अब अध्रुवीय परावैद्युत की बात करेंगे। तो अध्रुवीय परावैद्युत की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट हो जाएगा मतलब इसमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र, इसके लिए क्या होगा? संपाती होगा। मतलब अध्रुवीय परावैद्युत के अणु के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होगा? संपाती होगा इसके लिए, है ना। यदि इसको हम बनाए ऐसा तो इसके जैसे ये अणु है, तो ये धनावेश का केंद्र जहां पर है, ऋणावेश का केंद्र भी वहीं पर होगा। धनावेश का केंद्र जहां पर, वहीं पर ऋणावेश का केंद्र, इसलिए एक डॉट बस दिखाएंगे इसमें, ऐसा हम नहीं दिखा सकते धन और ऋण। तो इसमें इसका दोनों एक ही जगह पर है, धनावेश जहां पर है, ऋणावेश वहीं पर है, इसलिए यहां पर द्विध्रुव तो नहीं बन रहा है ना, डाइपोल नहीं बन रहा है। इस कारण से इसके अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होगा, और साथ ही साथ पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा? शून्य होगा। तो सिंपल क्लियर हो गया। इसमें ध्रुव जैसी स्थिति नहीं है। जो इसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो H2O2 ये जो अणु होते हैं, इसके अलावा और भी अनेक हो सकते हैं। H2O2 के जो अणु होते हैं वो होते हैं यहाँ पर अध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि उनमें ध्रुव जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती, जबकि इसमें 2 ध्रुव था। ठीक है, तो इस प्रकार क्लियर हो जाता है यहाँ पर जो परावैद्युत के 2 प्रकार, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय किसको कहेंगे और अध्रुवीय किसको कहेंगे, ये सब यहां से क्लियर हो जाता है। अब हम देखेंगे परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण है ना, जब किसी परावैद्युत को, चाहे ध्रुवीय या अध्रुवीय हो, है ना, जब किसी परावैद्युत को है ना, जब कोई परावैद्युत है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो उसका द्विध्रुव आघूर्ण है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है ना। चाहे ध्रुवीय परावैद्युत हो या अध्रुवीय परावैद्युत हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है।
ठीक है, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे परावैद्युत का ध्रुवण। ध्यान से सुनना, यहां पर परावैद्युत का ध्रुवण क्या होगा, है ना। जब किसी परावैद्युत को, चाहे वो ध्रुवी हो या अध्रुवी हो, उसे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लो। जब किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ध्रुवण कैसे होगा। ध्रुवण होने का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना। द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना मतलब दोनों ध्रुवों का अलग अलग हो जाना और सभी का जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण है वो जुड़ जाना। हम दोनों को देखेंगे। पहले जैसे यहां पर ध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण है ना, ये सिंपल ध्रुवी परावैद्युत यहां पर ऐसे होता है, ये है ना। इस प्रकार कैसे भी है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसा। ये ई की अनुपस्थिति है ना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। अब ई की उपस्थिति है ना, ई मतलब विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहां पर किस तरफ, मान लो इस तरफ है ना, विद्युत क्षेत्र यहां पर इस दिशा में है तो इसके सारे जो अणु हैं है ना, इसके जो अणु हैं वो इस प्रकार हो जाएंगे कि सबका ऋण इधर, धन इधर। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, मतलब धन इलेक्ट्रोड इधर होगा, ऋण इलेक्ट्रोड इधर होगा, तो जो अणु है उनका ऋण आवेश है वो इधर आएगा धन की तरफ। सभी का ऋण है इस तरफ, सभी का धन है वो ऋण की तरफ, है ना। तो अब यहां पर इसका है ना, जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, ऋण से धन की ओर। इसका भी इस तरफ होगा, इसका भी इस तरफ, इसका भी इस तरफ। सबका द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस दिशा में होगा, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण का योग इस परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जिसकी दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, ये तो हुआ यहां पर ध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण। अब यदि हम अध्रुवी की बात करें, है ना, दूसरा अध्रुवी की बात करें, है ना, विद्युत क्षेत्र की ई की अनुपस्थिति में, ये ऐसा, ये जो इसके अणु है इसमें केवल एक डॉट, क्योंकि धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र क्या है, एक ही बिंदु पर। अब यहां पर ई की उपस्थिति है ना, विद्युत क्षेत्र जब उपस्थित है ना, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है यहां पर इस दिशा में, है ना, तो क्या होगा, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां पर इस दिशा में है तो क्या होगा,
तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जैसे इधर क्या होगा, ऋण इलेक्ट्रोड, इधर क्या होगा, धन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोडों के प्रभाव से इसमें जैसे दोनों केंद्र, धन आवेश का केंद्र भी है, ऋण आवेश का केंद्र भी है, दोनों एक ही पॉइंट पर था, अब थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, थोड़ा सा विस्थापित होकर, है ना, जो धन आवेश, हाँ सॉरी, ये इधर धन इलेक्ट्रोड, इधर ऋण होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, धन से ऋण की ओर होती है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ऋण, सभी का ऋण इधर आ जाएगा ऐसे, और धन ऐसे। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अध्रुवी परावैद्युत के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों क्या हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो विस्थापित होने पर क्या बन जाएगा, वो एक द्विध्रुव के जैसा कार्य करेगा, अर्थात, और कैसे द्विध्रुव, जितने भी यहां पर द्विध्रुव होंगे सबकी दिशा एक ही होगी, इस तरफ, है ना, P की दिशा। तो इस प्रकार अब इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा, यहां पर P का मान क्या था, 0 था। तो इस प्रकार ध्रुवण की घटना है वो परावैद्युत में संपन्न होती है ना। तो इस प्रकार हमने दोनों प्रकार के परावैद्युत के लिए यहां पर ध्रुवण की घटना देखी, क्या होता है,